जय हिंद। क्या हमारे प्रधानमंत्री ग्रेजुएट है यानी डिग्री होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं? सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को क्यों कॉश कर दिया? आरटीआई एक्ट क्या है? हमारे एग्जाम के लिए, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अब आता है सर आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोशल मीडिया रेगुलेशन के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर हमारे एग्जाम पर्पज से, ये रहा। अगर हम यहां पे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तब भी ये इंपॉर्टेंट है सर। अगर एमसीक्यू ना भी देखे, कोई डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी देखे, तब भी ये चीज इंपॉर्टेंट बनता है। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे आप एनडीए ले लो, चाहे आप सीडीएस ले लो, चाहे आप सीएपीएफ ले लो, ठीक है, चाहे एसएससी ले लो सर, कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी का या कोई स्टेट पीसीएस का, सबके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है। क्या है सर ऐसे इस चीज में? तो यहां पे पहले हम डिटेल में समझते हैं सर एक्चुअली क्या है। यहां पे सर सवाल उठ रही थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर। जैसे ही 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सवाल उठा सर मोदी जी की डिग्री को लेके कि भैया ये बंदा एफिडेविट में तो ग्रेजुएशन डाला है, तो क्या ये सच में ग्रेजुएट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसी चलते एक एक्टिविस्ट थे सर, एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने आरटीआई फाइल किया, बोला कि मेरे को देखना है जी मोदी जी का डिग्री कौन सी है। जिसके चलते उसी टाइम पे डीयू यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है सर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पे उन्होंने बताया भी जी हाँ ये रहा मोदी जी का डिग्री, ये देखो। फिर भी दिस पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता है, ये डायरेक्ट चला जाता है। उसके बाद में 2016 में कहां पे जाता है सर? सीआईसी के पास जाता है, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। कहां पे जाता है ये व्यक्ति? सीआईसी के पास जाता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे, और कहता है ये जो डीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाया है मोदी जी का, इस डिग्री पे मेरे को विश्वास नहीं होता है। मैं चाहता हूं मैं खुद जाऊं वहां पे जहां रिकॉर्ड रखे हुए हैं, और ये डिग्री था सर 1978 में बीए, ठीक है। मैं चाहता हूं वहां पे डीयू जाऊं और उनका रिकॉर्ड के अंदर से मैं खुद डिग्री देखूं, तब मेरे को तसल्ली पहुंचेगा। जिसके चलते सीआईसी भी कहता है ठीक है जी भाई जाओ, आप हमें क्या करना है, जाओ देखो, जब वो कह रहा है तो है, ठीक है। तो जिसके चलते भैया जब कोई बाहर का इंसान आएगा एकेडमी के अंदर, तो यहां पे इस चीज पे डीयू ने एलिगेशन राइज किया, और डीयू अप्रोच टू दिल्ली हाईकोर्ट। जो दिल्ली की हाई कोर्ट है सर, वहां पे डीयू चला गया और बोला कि भैया ऐसे कोई भी हमारे कैंपस में आएगा तो कैसे चलेगा। जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज को सर 2017 में होल्ड किया था। 2017 में ही बोला था, ये जो सीआईसी का ऑर्डर था जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, उस चीज को 2017 में ही होल्ड किया था। अब जब 2017 में होल्ड किया था, अब जाके सर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको कॉश किया, बोला नहीं आप ऐसे जाके कहीं पर भी चेक करेक्शंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये किस बेस पे बोला, क्या बोला, ये डिटेल में हम देखेंगे जी आपको, ठीक है। डिटेल में हम आपको ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे। सो दिस इज द न्यूज, दिस इज द एक्चुअल न्यूज जो न्यूज़पेपर में कवर किया गया है, ठीक है। तो यहां पे हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर? अगर पॉलिटी की पर्पज से बात करें, सीआईसी यानी सर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी, है ना। हमारे देश में से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन किस टाइप की बॉडी है? सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। किस टाइप की बॉडी है सर? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। जब भी देखो, जब भी कोई निकाय या कोई संस्था की हम बात करते हैं, या तो वो होता है सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या तो होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, और यू कैन कॉल इट एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सर जिनके बारे में संविधान में लिखा है, जैसे आर्टिकल 280 बात करता है जी आपका फाइनेंस कमीशन का, है ना। वैसे ही आर्टिकल नंबर 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का,
315 बात करता है जी यूपीएससी के बारे में, है ना। और आप देखोगे कहीं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है सर जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हमने रिसेंटली भी पढ़ा था आर्टिकल 279 ए जो जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है ना। तो ये क्या हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी दो प्रकार के होते हैं सर, एक वो बॉडीज जिनको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, एक वो बॉडीज जिनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी वो बॉडी जो पार्लियामेंट के एक्ट से बने हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट और लॉ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लॉ या पार्लियामेंट के एक्ट से बने हुए हैं सर। जैसे इसके एग्जांपल आता है जी सीबीआई। सीबीआई जो पावर डिराइव करता है सर वो कहां से डिराइव करता है, तो सीबीआई पावर डिराइव करता है जी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से, है ना। वैसे ही आप देखोगे सर ये सीआईसी जो है वो कहां से डिराइव करता है सर पावर, ये डिराइव करता है आरटीआई एक्ट 2005 से, इसके थ्रू जाके इसको एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट अगर एग्जीक्यूटिव की हम बात करते हैं सर, ये वो बॉडीज है चाहे वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बने हुए हैं या कोई मिनिस्टर के ऑर्डर से बने हुए हैं, ठीक है, इनके ऑर्डर से बने हुए सर। जैसे एग्जांपल सर नीति आयोग। नीति आयोग किस प्रकार का संस्था है, नीति आयोग प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बना हुआ है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द बॉडीज। तो यहां पे सीआईसी किस प्रकार का बॉडी है सर, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच डिराइव्स पावर फ्रॉम, which derives its powers from आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो हमारी पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे बैठ जाएगा सर। एक्चुअल में आरटीआई भी आ रहा है, सीआईसी भी आ रहा है। सीआईसी पे भी आप देखोगे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आरटीआई पे भी क्वेश्चंस हमने देखा हुआ है। अब अगर कोई मेरे को अभी पूछता है सर ये आरटीआई क्या है, ठीक है, अगर मेरे को अभी कोई पूछता है सर ये आरटीआई क्या है, तो आरटीआई सर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी कर रही है, कोई रोड बना रही है, भैया उस रोड में आपने मिट्टी कहां से लिया, कंक्रीट कहां से लिया, रोड में कितने पैसे लगे, ये डिटेल दो। तो अगर ये जानकारी आपको चाहिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, वो जानकारी आपको मिलेगा। और इसका मेन अगर ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें सर, आरटीआई क्यों यूजफुल है, क्योंकि एक तो ये हमारे देश में सर जो भी काम होता है पब्लिक मनी से, उन लोगों को अकाउंटेबिलिटी, उनको जिम्मेदार खड़ा करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा सर यहाँ पे जो भी प्रोसेस हमारे देश में हो रहे हैं पब्लिक मनी से, वो एक ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे बनाए रहता है। इसके अलावा हम बात करें सर, यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ती है जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। सिटीजन्स पार्टी, अगर आपको इंफॉर्मेशन मांग रहे हो कोई गवर्नमेंट का, तो भैया आप गवर्नमेंट से मांग रहे हो तो गवर्नमेंट के साथ आपका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, यानी सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस भी इंक्रीज होता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था और बिल्कुल होता है सर यहाँ पे, है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर, ये बात तो आपने जो बोला एकदम बिल्कुल ठीक है। बट इसी बीच में आप देखोगे सर जो आरटीआई एक्ट है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस या एग्जम्पशंस, अगर किस चीज पे आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है सर, देयर आर टोटल 27 ऑर्गेनाइजेशंस है जी जिन पे आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। जैसे कि सर आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये कुछ भी काम कर रहा है वहां पे आरटीआई नहीं लगेगा सर, बिल्कुल नहीं लगेगा। इसके अलावा आप देखोगे सर जो रॉ है, यहां पर भी आरटीआई आपका लागू नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे सर एक कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है यानी सर्ट इन, तो जो साइबर सिक्योरिटी वगैरह को जो करता है सर काम, इसके भी आरटीआई लागू नहीं होता है। वैसे ही सर जो ईडी है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है, कुछ ऐसी जो संस्था है जो देश के लिए सिर्फ अलग से काम करते हैं, इन पे आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। और ऐसा कोई अगर इंफॉर्मेशन है जो प्रभावित है, जो विच अफेक्ट्स दी सॉवरिनिटी यानी देश की संप्रभुता, अखंडता, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, ये चीज कोई अफेक्ट करता है सर इंडिया का, तो वो इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर जो भी रिलेशंस है विद फॉरेन स्टेट, इस पे भी कोई आरटीआई नहीं लागू होता सर। रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, ठीक है, इंडिया का रशिया के साथ कैसे संबंध है,
ये चीज पे हम एक्चुअल आरटीआई नहीं लागू कर सकते कि भैया ये क्यों है, ये क्यों है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कैबिनेट पेपर्स, कैबिनेट में जो भी मीटिंग्स होते हैं उन पेपर्स भी दे आर नॉट एक्सेसिबल इन आरटीआई। कुछ ऐसे अलग अलग एक्सेप्शंस भी हमें आरटीआई के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी इस इंफॉर्मेशन से सर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, इस इंफॉर्मेशन से प्रॉब्लम क्या हो रहा था सर, देखो अभी सीआईसी ने बोला कि आप डिग्री दिखाओ। अब मेरे को एक बात बताओ, भारत के अंदर किसी को भी एमपी बनना है या एमएलए बनना है सर, इसका क्वालिफिकेशन क्या है? क्या यहां पे कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब है जी? अगर आप लोग एनडीए की एग्जाम लिख रहे हो तो वहां पे बताया जाता है भैया मिनिमम 12th होना चाहिए। अगर सीडीएस की एग्जाम लिखते हो, सीएपीएफ की एग्जाम लिखते हो, सिविल सर्विसेज की एग्जाम लिखते हो, तो वहां पे क्या चीज पता चलेगा जी आपको? ठीक है, वहां से ये चीज पता चलेगा कि भाई साहब जो आपका डिग्री मिनिमम एलिजिबिलिटी है रेस्पेक्टिव ऑफ एज वगैरह तो रहेगा सर। क्या एमपी एमएलए बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है? नहीं सर। यहां पे क्या डिग्री होना चाहिए? नहीं। फिर डिग्री के पीछे क्यों मर रहे हो जी? डिग्री लेके क्या करोगे? चाहे डिग्री में कुछ भी हो इरेस्पेक्टिव, जब डिग्री से जब एलिजिबिलिटी है ही नहीं वो, तो उसके पीछे क्यों मर रहे हो? बट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आता है सर, दैट इज कोई भी कंटेस्टेंट इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन से पहले उसको अपने नॉमिनेशन फाइल्स करेगा, तो वहां पे एफिडेविट देगा, और एफिडेविट में उसने ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है सर। कोई भी नेता का आप चूज कर लो, गूगल में टाइप कर दो उसका नाम और एफिडेविट, तो आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? तो इस एफिडेविट में सर यहाँ पे लोगों ने डिग्री मेंशन किया है, और ये एफिडेविट, जो भी चीज आप एफिडेविट में लिखोगे वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर ये प्रूव होता है कि ये डिग्री फेक है, तो भैया उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको सर डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। समझ में आया सर? तो ये इंपॉर्टेंस है। तो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एफिडेविट है वहां पे लिखा गया है ही इज ए ग्रेजुएट, यानी इनका डिग्री हो रखा है। कब हुआ है सर? 1978 में ही डिग्री हो रखा है। ठीक है, इसके चलते आरटीआई फाइल भी किया था, डीयू यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उन्होंने दिखाया भी था, बट लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, उसकी वजह से इन्होंने फिर से रिक्लेम किया था। ठीक है, यहाँ पे से दोनों कॉन्सेप्ट है। जब एक तो एमपी का क्वालिफिकेशन जरूरत है ही नहीं देश में, बट एफिडेविट में आपने मेंशन किया है तो वो सही होना चाहिए, अगर गलत है तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, और आरटीआई की अगर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं सर, आरटीआई की टाइम फ्रेम की बात करूं, यहां पे सर कोई भी अगर जैसे किसी ने आरटीआई फाइल करता है, मात्र फीस होती है सर 5 रुपए या 10 रुपए फीस होती है, तो विद इन 30 डेज वो इंफॉर्मेशन जो भी आदमी आरटीआई फाइल किया है उसको मिलेगा। अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है या किसी की लिबर्टी की बात होती है, तो वहां पे तो सिर्फ 2 डेज का टाइम मिलता है, उस पर इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोला कि भैया ये एक आदमी का इंटरेस्ट है मोदी जी का डिग्री को जानने के लिए, तो एक आदमी का इंटरेस्ट यहाँ पे वो पब्लिक इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? यानी पब्लिक तो कह नहीं रही है। ठीक है, तो इसी बीच में यहाँ पे बातचीत चला, और जिसको कहते हुए ये जो यहाँ पे जो भी चीज था सर, उसको कॉश किया है किसने? राजस्थान की हाईकोर्ट ने। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है सर। और हमारी एग्जाम पर्पस से एक और चीज हम बात करें, जो सीआईसी है सर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सबसे पहली बात किस टाइप की संस्था है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया क्या होता है। और इसके अलावा अगर हम सीआईसी की बारे में बात करें सर, सीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इट इज इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे है सर? न्यू दिल्ली में है। और इसमें मेंबर्स कितने होने चाहिए सर, या इसकी संरचना या इसकी कंपोजिशन कितनी होनी चाहिए सीआईसी का? सीआईसी की कंपोजिशन की भी बात करें तो एक तो होता है सर सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और एक्ट कहता है सर नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी सर ये इसका होगा, यानी एक सीआईसी होगा यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इसके अंदर होंगे। और ये काम क्या करता है सर? ये इंक्वायरी करता है सर, लुक्स इनटू द आरटीआई। कोई भी आरटीआई फाइल करेगा वहां पे ये देखता है, उसको इंक्वायर करता है कि भैया हर किसी को इन्फॉर्मेशन सही से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर जैसे किसी ने आरटीआई फाइल किया, उसको 30 दिन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो भैया वो सीआईसी को अप्रोच कर सकता है।
है कि नहीं, ये सारी चीज़ है सर। और इसका जो भी मेंबर्स है, इनकी मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की हम बात करेंगे। अपॉइंट कौन करता है सर, इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट अपने मर्जी से अपॉइंट करेगा क्या, नहीं सर, अपने मर्जी से तो अपॉइंट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। तो एक कमिटी होती है सर, सेलेक्ट कमिटी, एक कमिटी होती है, वो कमिटी रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को। इस कमिटी के मेंबर्स होते हैं सर प्राइम मिनिस्टर, और होते हैं सर लीडर ऑफ अपोजिशन, और होते हैं सर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये तीन लोग मिलकर रेकमेंड करेंगे जी किसको अपॉइंट करना है, तब जाके उसको प्रेसिडेंट क्या अपॉइंट करते हैं सीआईसी के अंदर, ठीक है। और जबकि इनकी टेन्योर की बात करें सर, इनकी एज की बात करें, कब तक ये ऑफिस में रहेंगे, तो 65 ईयर्स तक ये ऑफिस में रहेंगे। और इनकी रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल है क्या, नहीं सर, रीअपॉइंटमेंट में ये लोग एलिजिबल नहीं है भैया। जैसे ही 65 खत्म तो आप फिर से दोबारा से अपॉइंट नहीं करा जाएगा आपको। इसके अलावा क्या इनको रिमूव कर सकते हैं सर, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। क्या कोई रीज़न है या ऐसे ही रिमूव करेंगे, नहीं सर, काफ़ी सारे रीज़न है। अगर कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट यानी सर बैंक से कर्जा लिया और वहाँ पे लौटा नहीं पाया, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। या कोई व्यक्ति सर जिसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए है सर, दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। या अगर ये कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, लाभ के पद, या तो सर इसके अलावा कई सारे रीजंस हमारे यहाँ पे इस एक्ट में मेंशन किया जाता है जी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है ये अनफिट है भाई, इसके बस का है नहीं काम करना, ठीक है, तब भी उसको हटाया जा सकता है। या कोई और केस में इसको कन्विक्ट हो रखा है, इफ ही इज कन्विक्टेड, यानी सर इसको सजा हो रखी है, तब भी इसको हटाया जा सकता है, ठीक है, वेरियस रीजन। तो ये जानकारी हमें होना चाहिए सीआईसी का। ऐसे ही आरटीआई एक्ट ही प्रोवाइड करता है सर, एक तो सीआईसी है, सेम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। चलो जी, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने देखा सर एग्जाम पर्पज से, चाहे वन डे एमसीक्यू टाइप हो या डिस्क्रिप्टिव टाइप हो।